हाँ जी, क्या प्रश्न है? मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है, किसी मैजिस्ट्रेट का जजमेंट। हाँ हाँ, सुन बोलिए। नहीं पाया। हाँ बोलो। आप मैं पूछना चाह रहा हूँ किसी मैजिस्ट्रेट ने किसी दोषी को, किसी आरोपी को दोषी करार दिया, वो फिर उसके बाद वो अपील हाँ ठीक है। हाँ, ये मेरा सवाल ये है कि अपील में मतलब कि सेशन मैजिस्ट्रेट या किसी केस में किसी आरोपी को दोषी करार देता है, उसे सजा हो जाती है, लेकिन वो फिर अपील करता है सेशंस कोर्ट में, या फिर पहले ही सेशंस कोर्ट के पास में केस किया है, वो किसी ऑफेंस डिपेंड करता है कौन सा कोर्ट उसको ट्रायल करेगा। ये तो सेशंस कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया, फिर वो हाई कोर्ट में अपील ले गया। फिर हाई कोर्ट ने जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं होता, जब तक अपना जजमेंट नहीं देता, उसे बेल पे बॉन्ड पे छोड़ दिया, निकाल दिया था कि वो अभी उसे दोष नहीं माना गया है, ये कह करके ये छोड़ दिया जाता है। इसका क्या सॉल्यूशन पाएगा ज्यूरी? ये इस तरह से छूट जाता है अपराधी, और वो जो पिछली बार के ट्रायल में, लोअर कोर्ट के ट्रायल में जो गांव को उड़िया तो खरीद देता है, फिर उसे जान से मार देता है, विटनेस एविडेंसेस मिटा देता है, एविडेंस से टेम्पर कर सकता है वो जेल से बाहर निकल जाने के बाद। जो जितना वो जेल के बाहर रह कर सकेगा उतना जेल के अंदर रह कर नहीं कर सकेगा, उतना चाहे कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना कुछ। ये पूरी तरह से जज के डिसीजन पे दे दिया गया है। हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आवाज? हाँ, आपका प्रश्न था कि जो ट्रायल कोर्ट है, निचली अदालत है, वो अगर किसी को दोषी करार दे देता है और अगर हाई कोर्ट उसे छोड़ देता है तो क्या होगा, वही तो? नहीं, इनका कहना है कि बीच ट्रायल बेल छोड़ देता है कि अभी आपका डिसीजन मतलब ये उसको कहते हैं स्टे ऑर्डर लगाना, उसके सजा पे स्टे ऑर्डर लगा देता है। अभी जैसे एक ट्रायल कोर्ट ने पूरा का पूरा ट्रायल किया, फिर उसे दोषी पाया और सजा दे दी गई, लेकिन आरोपी ने, दोषी ने फिर ऊपर की अदालत में उसके अगेंस्ट अपील किया, उसके सजा, उसकी जो सजा हुई उसके खिलाफ उसने अपील किया। हाईकोर्ट ने सीधा सी अभी अपना हमारा ट्रायल होना बाकी है, हम अभी उसके सजा पे स्टे ऑर्डर कर रहे हैं, आरोपी दोषी जो है वो बाहर से बाहर निकाला जाए जेल से। ऐसा जो होता है इसमें वो क्राइम ये और बढ़ जाता है। मैं तो आजाद जाऊंगा दोषी करार होने के बावजूद। ये इसको कैसे रोका जाए? नहीं, तो इसमें पहला तो यह है कि मान लो जिला जूरी कोर्ट अगर कानून गैजेट में आया है तो हाई कोर्ट में तो जूरी ट्रायल नहीं होगा, केवल जिले में ही जूरी ट्रायल होगा। तो अगर जिला जूरी ने किसी को दोषी करार दिया और यदि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे डाल दिया, ठीक है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो हाई कोर्ट के हाथ में चला गया। लेकिन यदि स्टेट जूरी कोर्ट यानी राज्य जूरी कोर्ट यदि गैजेट में आया तो हाई कोर्ट के अंदर भी अपील जो होगी वो जूरी के सामने होगी। अच्छा, तो जूरी के सामने अपील होगी तो जूरी उसका निपटान जल्दी कर देती है। और यदि जूरी कोर्ट गैजेट में आया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ट्रायल होगा वो जूरी द्वारा होगा। अच्छा, मतलब रोए यहाँ पे 3 जूरी हैं, डिस्ट्रिक्ट जूरी है, स्टेट जूरी है। मतलब कहने का ये हम कभी ट्रायल तो जूरी द्वारा ही होंगे जो हम पोस्ट कर रहे हैं। तीन स्टेज हैं जूरी। हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जूरी कोर्ट के 3 ड्राफ्ट हैं। पहला तीनों ड्राफ्ट बात हो चुकी है मेरी, मुझे मिल जाएगा। जिला जूरी कोर्ट अगर गैजेट में आया तो इस समस्या का समाधान नहीं है। पर स्टेट जूरी कोर्ट गैजेट में आया ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा पवन भाई, इनका एक और क्वेश्चन है कि अगर अभी बहुत सारे ऐसे कानून हैं, मतलब कोर्ट के कानून है जो बिल्कुल बकवास है, उनको चेंज करने का प्रोसीजर क्या रहेगा? कोई एक एग्जांपल बताओ। रोहित बताओगे एग्जांपल? जैसे एक एक्ट है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट,
जिसमें कि एक पूरा आर्टिकल है ये, लेकिन आर्टिकल नहीं है। हाँ, ये है कि हाँ, इसके तहत किसी 21 साल से कम उम्र के मर्द पुरुष को अगर किसी ऑफेंस में जो कि 10 साल से जिसकी की सजा 10 साल से कम है उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो कोर्ट अपने ही डिस्क्रिप्शन पे, अपने मर्जी पे उसे प्रोबेशन पे बाहर छोड़ सकती है। एक तरह से कहा जाता है कि सुधरने का मौका दिया जाता है। उस पे कुछ हालांकि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, अगर वो रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ा तो उसे फिर से सजा होगी, लेकिन पहले ही मौके पे उसे दिया ही जाए, उसे बाहर क्यों निकलने दिया जाए। और ऊपर से ये 21 साल ये जो है ये औरतों पे लागू नहीं होता, औरतों पे कोई एज बार नहीं है, कोई किसी भी उम्र की औरत हो प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है। मतलब कि अब तो रेप का सजा बढ़ चुका है, वरना पहले वो 2013 के अमेंडमेंट के पहले तो फिर ये रेप पे भी उसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि रेप की सजा 7 साल की थी। नाडा जिसमें मैक्सिमम 7 साल की सजा है, आर्म्स एक्ट जिसमें मैक्सिमम 7 साल की सजा है, सब में ही प्रोबेशन पे छोड़ा सकता है। ये संजय दत्त केस में हुआ था, प्रोबेशन पे भी छोड़ा गया, ऊपर से उनके केस में चार्जशीट फाइल करने में पुलिस ने देरी की, वो भी सेक्शन 167 है सीआरपीसी का, जिसके तहत कि अगर ये पुलिस की तरफ से देरी हुई है चार्जशीट के केस में, अगर 10 साल से ऊपर की ऑफेंस मतलब डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल से कोई भी की सजा वाली ऑफेंस, तो उसमें 90 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अगर पुलिस को चार्ज फाइल करना होता है, और 10 साल से कम वाली सजा वाले ऑफेंस में ये उन्हें 60 दिन का टाइम होता है पुलिस के पास चार्जशीट फाइल करना करने का। अगर नहीं कर पाए तो उन्हें बेल पे छोड़ना ही होगा, मजिस्ट्रेट की कंपल्शन है। नहीं सॉरी, मजिस्ट्रेट पे कंपल्सन, मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या है इसमें क्या है, ये इस तरह से छोड़ देना इतने सीरियस ऑफेंसेस में, ये कहां से ये जस्टिफाई, मुझे तो नहीं लगता। देखो इसमें क्या है, 2 पॉइंट है कि दंड ट्रायल में फैसला देने के अलावा जज के पास में कुछ और भी पावर होते हैं जिनका वो विवेकाधिकार से उपयोग करता है। जैसे किसी को छोड़ दिया या चार्जशीट को एक्सेप्ट करना, तारीख पुलिस का भी भ्रष्टाचार होता है। हाँ, वो तो पुलिस का भ्रष्टाचार तो कवर हो गया। जूरी कोर्ट में क्या है कि पुलिस प्रमुख जो है वो वोट वापसी पासबुक के दायरे में आएगा, तो पुलिस वाला भ्रष्टाचार तो दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके 2 सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम आपने बताई है उसमें 2 इसके समाधान है। जो हमारा जूरी कोर्ट का ड्राफ्ट है उसमें अंतिम धारा कहती है कि इस कानून में कोई भी परिवर्तन करने के लिए कोई भी नागरिक शपथ पत्र दे सकता है। तो ये कानून आने के बाद में हम इसमें ये धारा जोड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति धारा जोड़ने के लिए शपथ पत्र दे सकता है कि जज के पास जो भी विवेकाधिकार मौजूद है उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति शिकायत लाता है, मतलब मान लो जज ने कोई विवेकाधिकार का उपयोग किया, तो जज के विवेकाधिकार के खिलाफ अपील जूरी में फाइल की जा सके। अच्छा, तो उस केस में क्या होगा, मान लो जज ने किसी को छोड़ दिया, ठीक है ना, किसी कन्विक्टेड को छोड़ दिया है, तो कोई भी व्यक्ति वहां पे एक अपील डाल सकता है जूरी में कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए था, इसके ऊपर सुनवाई हो, पहला। दूसरी चीज इसमें एक और होती है कि जो स्टेट जूरी कोर्ट और जूरी कोर्ट है उसमें हमने जनहित याचिका का प्रावधान रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले के अंदर अगर जूरी ट्रायल चाहता है तो वो उसकी फीस रखा है 5000 हाई कोर्ट में और 25,000 सुप्रीम कोर्ट में। तो 5,000 जमा करा के और वो हाई कोर्ट जूरी में अपील डाल सकता है कि भाई जज ने अमुक अमुक मामले का फैसला दिया या अमुक मामले के अंदर जो आदेश आया है उसका जूरी द्वारा सुनवाई होना चाहिए। तो अब मान लो संजय दत्त को छोड़ दिया,
तो अगले दिन कोई भी आदमी जाके जूरी के अंदर, ग्रैंड जूरी में जाके अपना शिकायत रख सकता है, जनहित याचिका रख सकता है, एफिडेविट दे सकता है कि भाई संजय दत्त को नहीं छोड़ना चाहिए था और इसको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, समय से पहले इसको लेके जूरी सुनवाई करे। और ग्रांड जूरी वो सुनवाई के आदेश दे देती है तो उसके ऊपर ट्रायल हो जाएगा और वो आदेश कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये फीस का प्रावधान रखना जरूरी क्यों? फीस का प्रावधान रखना जरूरी क्यों? इस तरह जैसे आपने बताया 5,000 25,000, तो ये तरह का एक डिट्रैक्टिंग फैक्टर हो गया, मतलब लोग देखो इसमें क्या रखा है, खर्च करना। देखो इसमें क्या रखा है कि ग्रांड जूरी अगर इसको, ये कोर्ट फीस है, अगर ग्रांड जूरी जब कोई याचिका स्वीकार करेगी तो ग्रांड जूरी को ये पावर रहेगा कि वो चाहे तो फीस लौटा सके और वो चाहे तो फीस ना लौटा सके। अगर हमने ये फीस वाला प्रावधान नहीं रखा अगर, तो ग्रांड जूरी के ऊपर उल्टे सीधे या छोटे मोटे चिल्लर के बहुत सारे एफिडेविट, शिकायतों का अंबार लग जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए ये प्रोसीजर रखा है कि 5,000 कोर्ट फीस, 5,000 कोर्ट फीस और 25,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट फीस। और ग्रैंड जूरी अगर मामला स्वीकार कर लेती है तो ग्रैंड जूरी डिसाइड कर सकती है कि फीस लौटा दी जाए तो लौटा दी जाएगी। और ग्रांड जूरी को लगता है कि नहीं, मुकदमे की सुनवाई तो होगी लेकिन फीस नहीं लौटाई जाएगी तो नहीं लौटाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो जनहित याचिका वाला जो क्लॉज है ना, जनहित याचिका वाला क्लॉज जो है ना, ये लगभग सारी प्रकार, ये सारी शिकायतों को, सारे विवादों को एक तरह से कवर कर लेता है। अच्छा, ग्रैंड जूरी आप हाई कोर्ट मतलब स्टेट लेवल के जूरी की बात कर रहे हैं ना? और सुप्रीम जूरी, हाँ और सुप्रीम जूरी यानी राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट के लेवल, हाँ वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, चूंकि पीआईएल के केस, नॉर्मल पीआईएल में भी कोर्ट फीस लगता है, ठीक है, लेकिन ट्रायल जो है वो दैट शुड बी, आई बिलीव कि नॉर्मल ट्रायल वो दैट शुड बी फ्री ऑफ फीस, क्योंकि हमारा नॉर्मल कानून में भी क्रिमिनल केसेस में कोर्ट फीस नहीं लगता है, क्योंकि एक तो वो तो नहीं लगेगा, वो तो नहीं लगेगा, ये जूरी में नहीं लगेगा। ये क्या कह सकते हैं, वैधिक सिद्धांत है, न्यायिक सिद्धांत कि अगर क्रिमिनल केस में दोनों पार्टी में से किसी से फीस लिया जाए कोर्ट के प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर ये अन्याय होगा, क्योंकि अगर विक्टिम से लिया जा रहा है तो मतलब उससे न्याय दिलाने के लिए उससे पैसे ले जा रहे हैं, या फिर अगर एक्यूज से लिए जा रहे हैं तो एक्यूज देगा ही, वो क्यों चाहेगा अपनी सजा कराने के लिए खुद ही पैसे दे। तो इसलिए अपन केवल मैं सहमत हो गया हूँ आपकी बातें। अब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए कि वरुण सैनी जी मुझे वो लिंक शेयर करें, तीनों ड्राफ्ट मैं पढ़ लूंगा, और अगले संडे को शायद आप सेशन कर रहे हैं ना वेबिनार का? हाँ, वो हर संडे हमने डिसाइड कर लिया है, हम संडे को एक वेबिनार रखेंगे और वीक में एक हम रखेंगे, वो 2 बजे करीब रहेगा, 2 बजे, ठीक है, 3 बजे, ठीक है। और बीच में हम कभी भी एक रैंडम दिन में वेबिनार रखेंगे जिसमें हम जो एग्जिस्टिंग एक्टिविस्ट हैं सपोर्ट करते हैं इस ड्राफ्ट को, लेकिन उनकी कोई ऐसी शंका है जो क्लियर नहीं हो पा रही है, जिनको डिटेल आंसर चाहिए, तो जैसे हमने आज ही सेशन आपके लिए रखा है, क्योंकि आपका थोड़ा डिटेल था, आप जो ड्राफ्ट को सपोर्ट करते, लेकिन आपको लगता था कि ये चीजें मुझे आंसर नहीं हो रही थी, तो ये जो ड्राफ्ट, ये जो सेशन था, लोगों के लिए है जिन्होंने जूरी ड्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि तो फिर ये जो फॉल्ट्स हैं ट्रायल प्रोसेस में, इन सबको हटा के जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं वो सबको मिला करके दोनों एक साथ दोनों दूसरे के पूरा आप अब आपका काम ये है कि जो मैं आपको लिंक सेंड करूंगा 3, आप उन 3 ड्राफ्ट को पढ़े, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारे आंसर आपको उन ड्राफ्ट में मिल जाएंगे अगर आप उनको आराम से टाइम लगा के पढ़ोगे, और उसके बाद आपको लगा है कि मेरा इन ड्राफ्ट में क्वेश्चन है तो आप दोबारा मीटिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ग्रुप में डाल सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी एक्टिविटी आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, ये जो एग्जांपल हुआ अभी, इस पर क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। ये जो अभी संजय दत्त वाला एग्जांपल हुआ, इसमें कोर्ट ने, जज ने जो डिस्क्रिशनरी पावर यूज किया, उस पावर का क्या होगा? पावर को उसने और डिस्क्रिशन यूज का गलत तरीके से यूज किया, एक बात, तो वो पावर तो नहीं हुई। दूसरा, उस जज का बाद में क्या होगा? जज के लिए आप उसको किस तरह पनिश कर सकते हैं?
राइट टू रिकॉल जज तो है, पर हर एक चीज में राइट टू रिकॉल जज का यूज करना कितना सही रहेगा? हो सकता है उसने डिस्कशन से उस टाइम लिया, ये तो देखिए हमने एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले लिया है संजय वाला, और उसमें हम लोग समझते हैं कि कुछ नहीं होना चाहिए था, पर हर केस संजय वाला केस नहीं रहेगा। जो एक बॉर्डर पे केस होता है 50-50, 50-60, 60-40 वाले केस, उसमें अगर हम लोग जज अपना डिस्क्रिप्शन पर यूज कर लेता है और मान लीजिए वो उतना गलत नहीं यूज करता है लेकिन बहुत सही यूज होता है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? वो डिस्क्रिप्शन पावर के लिए क्या कर सकते हैं? मान लीजिए उसको टीसीपी से आप अमेंड कर सकते हैं, पर उसको अमेंड करना कितना सही रहेगा, एक बार। दूसरा, अब अगर उसने 10% गलत डिसीजन लिया है, संजय के केस में ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा बात होगी, बट जैसे जैसे मैं समझता हूँ कि हमारा ज्यूरी सिस्टम आएगा और वैसे वैसे सिस्टम प्यूरिफाई होगा, जुडिशियल सिस्टम प्यूरिफाई होगा, और जो अन्याय है वो 10%, 12%, 20% कर गिरेगा, और बहुत कम लोगों के साथ में अन्याय होगा और बहुत कम मात्रा में होगा, द मैग्नीट्यूड विल फॉल। तो ऐसे केस में जहां पर जज ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का बहुत ज्यादा दुरुपयोग नहीं किया, जो अपना विवेक अधिकार उसने यूज किया, वो ज्यादा बुरा नहीं था, पर था। इन वो एक 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 ऐसा, इसको क्या बोलते हैं कि एक ट्रेंड ऐसा सेट करता है जो आगे चल के शायद सही नहीं हो सकता, एक बात। दूसरा, ऐसे केस उस जज को हम कैसे पनिश कर सकते हैं जो कि राइट टू रिकॉल जैसा स्ट्रिंजेंट कानून ना होके कुछ और अगर कुछ करना हो ऐसे। मेरे ये सवाल वरुण। हाँ हाँ, आप ही के लिए आज कोई भी अच्छा, इसमें क्या है? बुद्धिमान लोग हैं, हाँ आपको ज्यादा सीख रहा। हाँ, इसमें क्या है कि जो जूरी कोर्ट कानून है उसके अंदर जज को ठीक करने के लिए 2 प्रावधान है। पहला प्रावधान तो जैसा आपने बताया वो वापसी पास के दायरे में आएगा, लेकिन उसके लिए काफी लोगों को स्वीकृतियां देनी होती है, और जो छोटा मोटा गलत फैसला है उसके लिए किसी जज को हटाना वो काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक दूसरा प्रावधान भी है एक और जज को ठीक करने के लिए। पहला तो ये वोट वापसी है, दूसरा ये प्रावधान है कि जज के खिलाफ यदि कोई शिकायत आती है तो उसका सुनवाई भी जूरी मंडल करेगा। नागरिक शिकायत मतलब जज के खिलाफ कोई नागरिक शिकायत है तो उसकी मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं, नागरिक शिकायत अगर कोई आती है जज के या जज के स्टाफ खिलाफ कि भाई इसने घूसखोरी करी है या इसने विवेकाधिकार का जाया तौर पे इस्तेमाल किया है, तो उसकी सुनवाई नागरिकों की जूरी करेगी। तो जज को आपको निकालने की जरूरत नहीं आती है यहाँ पे, उसके ऊपर ट्रायल होगा, उसके अंदर जूरी जज को कन्विक्ट कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है और उसको दंड भी दे सकती है अगर उस घूसखोरी करी है घूसखोरी की है तो दंड करती है। मैं एक ऐसा एग्जाम ले रहा हूँ कि जहाँ पर उस विवेकाधिकार का थोड़ा सा भावना में आके दुरुपयोग कर गया हो, या जिसको बोलते हैं आग्रह हो गया, प्रिजुडिस माइंड से उसने कोई बात अपनी कर दी, तो ऐसे केस में जैसे आप जैसे कोई छोटा सा तो वो जूरी को ये बता सकता है ट्रायल में कि भाई मैंने भावना में आके कर दिया था या मैंने ये सोच के कर दिया था, वो अपना पक्ष रख देगा ना जूरी के सामने। जूरी ने एक्सेप्ट किया तो ऐसे केसेस जूरी को वो दंड वो जूरी डिसाइड करेगी कि वो उसको सस्पेंड करना है, पेनल्टी लगानी है, आर्थिक दंड लाना है, उसको 3 महीने के लिए सस्पेंड करना है, बर्खास्त करना है, हायर जूरी में मामला भेजना है, कन्विक्ट करना है, दोषमुक्त करना है, जूरी डिसाइड कर देगी। तो इसमें क्या होगा, जज को जब ये पता रहेगा कि मेरे फैसले का मूल्यांकन जूरी के सामने किया जा सकता है, यह भय उसे ईमानदार बनाए रखने में मददगार होता है। अभी वो ये यूज तो करते हैं, पावर का मिसयूज क्यों करते हैं कि उनको पता है कि भाई इंक्वायरी तो हाई कोर्ट जज के अलावा कर नहीं सकता, और हाई कोर्ट जज के साथ में उसका अच्छा गठजोड़ है क्योंकि वो तो एक ही वर्ग है ना, तो उसके खिलाफ कितनी इंक्वायरी हो नहीं सकती कभी, इसलिए वो अपनी पावर का मिसयूज कर लेते हैं। और कभी कभी तो हाई कोर्ट जज से ही को या सुप्रीम कोर्ट जज से ही निर्देश आते हैं कि तुम अपने इस अधिकार का प्रयोग करके और इसको रिहा करो। तो ऐसा करके ये पता चलता है, जूरी ट्रायल से उस भय आएगा कि यदि मैंने मिसयूज किया तो मेरा जूरी ट्रायल हो सकता है और जूरी मुझे सस्पेंड भी कर सकती है और 5-7-6 महीने की तनख्वाह काट सकती है, या मेरे जो रिकॉर्ड है वो खराब होती है, उसके अंदर रेड मार्क डाल सकती है, कुछ समय की सजा भी दे सकती है।
तो ये पवन जज को भाई, ईमानदार बना के रखेगा कि वो दैनिक फैसलों के अंदर। हाँ, अभी इसमें क्या है कि एक और क्वेश्चन उठ सकता है, मतलब मूवमेंट को डिरेल करने के हाँ लिए बोल। कुछ लोग जिनको मतलब जिन्होंने आज तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है, वो मतलब बहुत सारे लोग जो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है भाई इस कानून को जाने में कितना खर्चा आएगा, जूरी अगर हम कल को पूरे इंडिया में जूरी इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितना गवर्नमेंट को बजट हाँ बढ़ाना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट के पास इतने पैसे होंगे? हाँ, तो तो इसका उसमें तो क्या कोई खर्चा तो आंसर ज्यादा रहेगा? नहीं रहा है। आप नहीं उसका सबसे पहले तो जो आदमी ये क्वेश्चन रेज करे उसे ये कैलकुलेशन करना चाहिए कि मौजूदा स्थिति में हम न्यायपालिका पे कितना पैसा खर्च रहे हैं, जजों की तनख्वाह पे और इसके ऊपर पहली, और जूरी आने के बाद में कितना पैसा खर्च होगा। वो कैलकुलेशन मैं भी कर सकता हूँ, और वो कैलकुलेशन ये साबित कर सकती है कि जूरी आने से प्रशासन का व्यय नहीं बढ़ता है। मैंने इस बारे में थोड़ी सी कैलकुलेशन करी थी, कमल जी ने हाँ। पूछा था मुझसे, मैंने किया था। तो मैं ये स्टेट लिया था कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में डेली 10 केस की सुनवाई होती है, 10 केस से मतलब है कि 10 जूरी बुलाई जाती है और 12 मेंबर की जूरी, तो 120 लोगों को हमें डेली 600 रुपए देने पड़ेंगे एक डिस्ट्रिक्ट, और पूरे साल में 365 से गुणा कर दीजिए, और साथ में 740 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, उससे गुणा कर दीजिए, तो 2100 करोड़ का खर्चा लगभग आ रहा था। तो 2100 करोड़ रुपए खर्चा कोई बहुत ज्यादा नहीं है देखा जाए जो आज की परिस्थिति में। नहीं देखो, अब इसमें क्या होगा कि आप क्या करो कि आपने जैसे 10 केस के हिसाब से जैसे 5000 मुकदमों की कैलकुलेशन करी है, तो आप इसमें अब ये कैलकुलेशन करो कि 5000 केसेस आज की डेट में जो चल रहे हैं वो कितने साल से चल रहे हैं, उनके जो विक्टिम है वो कितना फीस वकील को दे रहे हैं, कितने समय से अदालतों में आ रहे हैं, उसका पेट्रोल का खर्च कर रहे हैं, जज को पैसा दे रहे हैं, वकील को पैसा दे रहे हैं, तारीख पे तारीख ले रहे हैं, और कितने वर्षों तक उनका वो कारोबार बंद पड़ा जिससे उनको नुकसान हुआ, तो वो सब वो निकालना पड़ेगा ना। आप एकदम केवल आप ये 600 रुपया जूरी, ये क्या बात हुई भाई? 5000 करोड़ 2100 करोड़ का खर्चा है, वोडाफोन का एक केस आया 10,000 करोड़ का, वही जो मैं बिल्कुल वो 10,000 करोड़ का उस पे फाइन था और जज ने उसको माफ कर दिया, तो आप तो एक ही केस के अंदर लग गया ना, 10,000 का लॉस का कंट्री को हो गया ना, तो उसका क्या होगा? और फिर वो जैसे अभी ये भीलवाड़ा में जिंदल ने उसको माइंस ली, उसने आधा कस्बा खोद दिया इलीगल, अब वो कितने 100 करोड़ का खनिज निकाल लिया उसने, अब उसका क्या, वो पैसा किधर जाएगा? वो जज सिस्टम होने से तो खोद रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये एक फिगर रखनी पड़ेगी जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब करंट जज सिस्टम से हमें कितने 1000 करोड़ का नुकसान है। हाँ, वो लाखों करोड़ में चला जाएगा पूरा, हाँ, लाखों करोड़ में जा रहा है, करंट जज सिस्टम है, उससे नुकसान है, वो लाखों करोड़ में जा रहा है। हाँ, तो उसको इसके अलावा ये जो खर्चा है वो कम होता जाएगा समय के साथ, जैसे जैसे लोगों के मन में भय आएगा जूरी सिस्टम का, वो खर्चा भय कम होता जाएगा, और जज सिस्टम में तो ये खर्चा बढ़ते ही चला जा रहा है, कोई इसमें नहीं है इसका। सैम्स का भी इसी में जोड़ना पड़ेगा, सैम्स जो होते हैं हाँ सभी जुड़ गया तो वो लाखों करोड़ में जा रहा है। हर जगह सरकारी विभागों में जो रिश्वतखोरी हो रही है, अस्पतालों से लेकर शिक्षा विभाग में, तो वो सब बंद हो जाएगी जूरी सिस्टम के आने से, तो वो भी तो बचेगा पैसा। हाँ, वो भी बच गया। मेनली चीज ये है, ये वो क्वेश्चन रेस करने से पहले वरुण भाई ने जो क्वेश्चन जो पूछते हैं उनका इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो उनका कोई इलाज नहीं है वो नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारे पास नहीं, हर क्वेश्चन आंसर होना चाहिए हमारे पास। हाँ हाँ, मैं ये देखो, जो एक्टिविस्ट है उनके पास एक टेम्पलेट रेडी होनी चाहिए आंसर की, ऐसा आंसर आएगा तो सबका आंसर देना। नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप उन्हें बोलोगे कि भाई आप इन दोनों का तुलनात्मक डेटा बना के ले आओ, तो वो कभी बना के ही नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको पता है जब डेटा बनाएंगे 10 गुना ज्यादा खर्चा जज सिस्टम में जाएगा, तो वो भार आप पे डालेंगे कि भाई आप बताओ। आप उनको बोलोगे ना कि भाई तुम भी डेटा लाके बता दो, तो वो कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको पहले से पता है जज सिस्टम से 5-7 लाख करोड़ का नुकसान हर साल हो रहा है हमको और नागरिकों को। पीयूष जैन कुछ कह रहे थे। मैं ये बोल रहा था, देखो खर्चा तो होता ही है, खर्चे को नहीं रोक सकते, ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो ये नहीं देखते कि एंड रिजल्ट क्या है। भाई प्रोडक्टिव भी तो निकल रहा है, वहां पे सॉल्व भी तो है केसेस, ये जज सिस्टम में तो पढ़े ही जा रहे हैं, वो तो फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं जज, तो यहाँ पे तो जूरी कुछ फैसला देगी, डेली सुनवाई होगी, तो टाइम तो बचेगा आदमी का। प्रोडक्टिवनेस कितनी है उसकी, भले खर्चा जज सिस्टम से ज्यादा भी हो जाए तभी तो प्रोडक्टिव है वो, कम से कम कुछ एंड रिजल्ट तो निकलता है उसका, लो फायदा होगा ना। हाँ नहीं, वैसे खर्च होता ही नहीं ज्यादा। हाँ होता नहीं है, में भी आंकड़ों में कैलकुलेट करोगे तो आपको वकील का पैसा भी तो जोड़ना है, भाई 5 साल केस चला भाई, वो 5 साल में कितना पैसा दिया वो भी तो जोड़ना है ना। नहीं एक्चुअल में क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, ये लोग जो पूछते हैं ना,
वो सिर्फ एक ही चीज बताएंगे भाई खर्च इतना, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि जस्ट सिस्टम में तुम खर्चा क्या, तो सब कुछ भी बिक जाएगा तुम्हारा, तो भी तुमको गारंटी नहीं है कि तुमको वो न्याय मिल पाएगा, कुछ निकलेगा तुम्हारा फेवर रिजल्ट। तो वो क्योंकि एक नेक्सस सिस्टम पूरा, तो यहाँ तो ज्यूरी सिस्टम है। अगर इन केस चलो ओवर भी चला गया, अगर वो कैलकुलेशन करके बता देते, तो सबसे मेन चीज वो यही इग्नोर कर रहे हैं ना कि यहाँ पर जो फेयर ट्रायल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे न्याय मिलने की तो जो पॉसिबिलिटी है वो जस्टिस सिस्टम से ज्यादा ही है। ये अच्छा ठीक है, हम एक अभिषेक का वेट कर रहे हैं 5 मिनट, अगर वो ज्वाइन करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये सेशन फिर हम आज बंद कर देंगे, ठीक है। और मैं पवन भाई कहूंगा कि हफ्ते में आप एक बार, हम एग्जिस्टिंग एक्टिविस्ट है ना, उनको बुला के उनके साथ एक मीटिंग रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है एक्टिविस्ट को आंसर पता रहता है कि लेकिन डाउटफुल रहता है कि मुझे ये आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे ट्रोल तो नहीं हो जाऊंगा या इस पे कोई और कमेंट तो नहीं आ जाएगा, तो उसको ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, हाँ भाई ये सही आंसर है, दूसरा आदमी उस पर क्या रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक कहानी है। तो हमें हफ्ते में एक मीटिंग जिसमें जो करंट एक्टिविस्ट हैं उनको बुला के उनसे पूछा जाए कि भाई आपसे सबसे ज्यादा फालतू क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा कोई आपका क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो या डाउट है, तो वो चीज हमें करनी चाहिए। हाँ अच्छा, इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ज्यादातर कि जो कार्यकर्ता या नेता या कोई भी व्यक्ति जूरी सिस्टम को अपोज करते हैं ना, तो वो जूरी सिस्टम को अपोज करते हैं। हमें जूरी सिस्टम और हमें जूरी सिस्टम को डिफेंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जूरी सिस्टम तो एक कंसेप्ट है उसका, उसको आप कैसे डिफेंड करोगे? वो तो अच्छा भी होता है बुरा भी हो सकता है। हमारा ड्राफ्ट तो जूरी कोर्ट है, तो उनकी चाल क्या है कि जूरी कोर्ट को, मतलब वो जूरी कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो जूरी कोर्ट को क्रिटिसाइज करेंगे तो जूरी कोर्ट एक ड्राफ्ट है और उसमें उनके सभी प्रश्नों के जवाब पहले से मौजूद हैं, तो वो जूरी सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, और जूरी सिस्टम तो ड्राफ्ट नहीं है। समझ, मुझे आ गया समझ आपकी। अभिषेक वरुण सैनी जी, मेरा कुछ और इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्या? मतलब मुझे नहीं, आप अगर आपको कहीं जाना है, आप जा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। अभिषेक आपका कोई भी क्वेश्चन है आज आप पूछ सकते हो, आपके जितने भी डाउट हैं। आवाज नहीं आई उसे। अभिषेक उसको आवाज चैट पे उसको लो, वो माइक वाले उस पे क्लिक कर, फिर उसका वो तो रखा है उसने माइक। नहीं, वो मेरे साथ होता है। दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। हो गया। अभिषेक, हाँ जी सर। हाँ बताओ भी, जो आपका क्वेश्चन है बताओ। नहीं सर, आपने क्लियर कर दिया था मेरा साथ के साथ फिलहाल तो। नहीं, और भी तुम्हारा क्वेश्चन है तो आज बता लो, आज अपना कोटा पूरा कर लो, ठीक है। आपके साथ तो क्लियर कर दिया था, कुछ है नहीं, जब होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। जब भी आएगा मैं बता दूंगा। ओके ठीक है, फिर पुश करते हैं इसे एंड। क्या